ड्रामा हमारी फीमेल लीड लिन से शुरू होती है, जिसे उसके अपने लोग प्यार से चेरी बुलाते हैं। चेरी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर गई है और वहाँ आंखें बंद करके नीचे कूदने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसके पापा ने बताया है कि अगर वो ऊपर से कूदेगी तो उसके पंख निकल आएंगे। दोस्त उसे पकड़कर नीचे ले आते हैं और पागल कहकर चिढ़ाते हैं। तभी वहाँ एक सांप दिख जाता है और चेरी डर जाती है, लेकिन दोस्त उसे बचा लेते हैं। फिर वे सब वहाँ से भागकर एक लाइब्रेरी पहुँचते हैं जहाँ चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ जियांग अपने पिता के साथ आता है और चेरी को देख लेता है। चेरी पकड़े जाने के डर से तुरंत वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को गले लगाकर पूछती है कि अगर कोई उसे यहाँ से अगवा कर ले जाए तो क्या होगा। माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चेरी को डर है कि लाइब्रेरी में हुई चोरी जियांग ने देख ली है और वो पुलिस को बता देगा। तभी चेरी के पिता जियांग और उसके पिता को डिनर के लिए घर ले आते हैं। जियांग के पिता और चेरी के पिता पुराने परिचित हैं। डिनर के दौरान चेरी जियांग से बहुत डरती रहती है कि कहीं वह चोरी वाली बात घर पर न बता दे। जियांग अपने साथ एक गंदा और पुराना कोट लेकर आया है जिसे वो बहुत संभाल कर रखता है। चेरी की माँ उसे धोने के लिए ले लेती है और साबुन खत्म होने पर चेरी को दुकान से साबुन लाने भेजती है। दुकान पर चेरी की दोस्त क्वीन मिलती है जो उसे सांप से डरने और बाकी बातों को लेकर चिढ़ाती है, लेकिन चेरी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कहीं जियांग ने उसके बारे में सबको बता तो नहीं दिया। क्वीन समझ जाती है कि चेरी किसी बात को लेकर परेशान है। चेरी कहती है कि उसे बस एक बड़ी परेशानी है। फिर अचानक पहले की तरह मस्ती करने लगती है और क्वीन की परछाई पर पैर रखकर उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाती है। घर लौटकर चेरी जियांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने कोट के सूखने का इंतजार करने में ही लगा रहता है। चेरी दुखी होकर अपने पाले हुए छोटे खरगोश के पास चली जाती है। तभी तेज हवा चलती है और कोई चीज खरगोश पर गिरने वाली होती है। जियांग तुरंत दौड़कर खरगोश को बचा लेता है। इससे चेरी खुश हो जाती है और उसे खरगोश को सही तरीके से पकड़ने और प्यार से उसकी देखभाल करने का तरीका बताती है। रात में चेरी के माता पिता जियांग के बारे में बात करते हैं। जियांग के पिता और चेरी के पिता दोस्त हैं और अब दोनों परिवार पास पास रहने वाले हैं। जियांग चेरी के उसी स्कूल में पढ़ेगा और पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन वो बहुत शांत रहता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता। चेरी की माँ को लगता है कि उसके परिवार में कई साल पहले हुई किसी घटना का असर आज भी उस पर है, लेकिन असल में क्या हुआ था ये अभी पता नहीं चलता। उस रात जियांग अपने पिता के सो जाने के बाद उनके बटुए में रखी एक तस्वीर देखता है और उदास हो जाता है। तस्वीर में उसके माता पिता के साथ एक छोटा लड़का है, लेकिन वो जियांग नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। उसके भाई के साथ क्या हुआ था ये आगे पता चलेगा। अगले दिन जियांग चेरी के स्कूल में नया छात्र बनकर उसी की क्लास में आता है। चेरी उसे अपने सभी दोस्तों से मिलाती है और पूरे इलाके, स्कूल और आसपास की जगहों के बारे में बताती है। वो अपने दोस्तों शांगशांग, क्वीन, यू और काई के बारे में भी बताती है। काई वही लड़का है जिसके लिए चेरी और उसके दोस्त पहले लाइब्रेरी में चोरी करने गए थे। चेरी जियांग से कहती है कि उसे अपने दोस्तों, स्कूल, घर और इस जगह से बहुत प्यार है, लेकिन अगर उसे कभी यहाँ से जाना पड़ा तो उसे डर है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। वो जियांग से पूछती है कि क्या वो उसे ये सब चीजें याद रखने में मदद करेगा। जियांग उसकी बात समझ नहीं पाता। चेरी फिर पूछती है कि अगर वो मर गई तो क्या उसकी माँ उसे भूल जाएंगी या उससे नाराज होंगी। जियांग थोड़े गुस्से में कहता है कि जो इंसान मर जाता है उसे कोई नफरत नहीं कर सकता और नहीं भूल सकता है। लोग उसे और ज्यादा याद करते हैं और उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर चेरी पूछती है कि वो उसे यहाँ से लेकर तो नहीं जाएगा। जियांग उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन चेरी के मन में अब भी यहाँ से दूर जाने का डर बना रहता है। वो घर जाकर अपने खिलौने, किताबें और बाकी सामान अलग अलग रखने लगती है, जैसे उसकी मौत के बाद उन्हें किसे देना है। स्कूल में वह एक ऐसा नोट भी लिख देती है जिससे लगता है कि वो जल्द मरने वाली है। टीचर वो नोट देखकर उसके घर पहुंचती है और उसके माता पिता से बात करती है। काउंसलिंग के बाद चेरी को थोड़ा हौसला मिलता है। असल में लाइब्रेरी में जियांग द्वारा देखे जाने के बाद उसके दोस्तों ने उसे इतना डरा दिया था कि वो पुलिस के पकड़े जाने की चिंता में परेशान हो गई थी। वो घर वालों को सीधे सच नहीं बताती, लेकिन उनकी बातों से उसका डर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगले दिन जियांग अपने पिता से एक फॉर्म पर दोबारा साइन करवाता है। उसके पिता ने पिछली बार उसकी जन्म तिथि गलत लिख दी थी। ये सुनकर उनके चेहरे पर उदासी आ जाती है, लेकिन वो फिर से साइन कर देते हैं। बाद में चेरी अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी के पास जाती है। वहाँ जियांग को देखकर वो घबरा जाती है और गिरने लगती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है। उस पल के बाद चेरी के मन में उसके लिए डर की जगह एक अलग तरह की खुशी आने लगती है। अब वो उसे देखना, उससे बात करना और उसके करीब रहना चाहती है। स्कूल में टीचर बच्चों को उनके नाम के अर्थ पर एक निबंध लिखने का काम देती है।
चेरी बताती है कि उसकी माँ ने गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी चेरी खाई थी, इसलिए उसका नाम चेरी पड़ गया। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वे जियांग से उसके नाम का मतलब पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके नाम का कोई खास मतलब नहीं है। ये कहते समय उसका चेहरा उदास हो जाता है। डिनर के दौरान चेरी जियांग के पिता से फिर उसके नाम का मतलब पूछती है। वो बताते हैं कि जियांग के जन्म के समय उनके पास कोई खास नाम नहीं था, इसलिए बस उसका नाम रख दिया गया। ये सुनकर जियांग और भी उदास हो जाता है और चेरी को उसकी हालत देखकर बुरा लगता है। बाद में चेरी अपने माता पिता की बातचीत से एक बड़ा सच जानती है। जियांग के पैदा होने से पहले उसके माता पिता का एक बड़ा बेटा था जिसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद दोनों अलग होने वाले थे और परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी। लोगों ने कहा कि शादी और बच्चा होने से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए बाद में जियांग उनके जीवन में आया, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। उसके माता पिता जियांग को अपना बेटा होने के बावजूद उससे वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाए, क्योंकि उनके दिल में अब भी अपने खोए हुए बड़े बेटे का दुख था। शायद इसी वजह से जियांग इतना शांत और उदास रहता है। ये सब सुनकर चेरी को उसके लिए सहानुभूति होने लगती है। जितना वो जियांग को जानती है उतना उसे समझ आता है कि वो वैसा नहीं है जैसा उसे पहली बार देखकर लगा था। उसके घर में चीनी शब्दों वाली एक डिक्शनरी होती है। चेरी उसे निकालकर जियांग के नाम के हर शब्द का मतलब ढूंढती है ताकि अगले दिन वो उसे उसका नाम समझा सके। अगले दिन चेरी जियांग को उसके घर से बुलाकर उसी पहाड़ पर ले जाती है जहां कहानी की शुरुआत में वो खुद गई थी। वहां वह उसे बताती है कि उसने उसके नाम का मतलब ढूंढ लिया है। जियांग के नाम का मतलब एक ऊंचा और तेज पहाड़ है। उसके लिए ये पहली बार था जब किसी ने उसके नाम का मतलब बताया था। उसके पिता ने तो बस एक गाने में सुना हुआ शब्द उसके नाम के तौर पर रख दिया था। चेरी ने उसके लिए इतनी मेहनत करके नाम का मतलब ढूंढा तो जियांग पहली बार बहुत खुश होता है। चेरी उसे ये भी बताती है कि यहाँ से बहुत सुंदर सूर्यास्त दिखाई देता है। पहले बारिश होने लगती है, इसलिए दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों साथ में खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं। ये उनके रिश्ते की एक प्यारी शुरुआत बन जाती है। अगले दिन जियांग का जन्मदिन होता है। उसके पिता उसे काले रंग का एक गिफ्ट देते हैं, जबकि जियांग को काला रंग पसंद नहीं है। उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे काले रंग की चीजें पसंद है, इसलिए उन्होंने वही खरीदा। बाहर आने पर जियांग देखता है कि चेरी और उसके दोस्त उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी लेकर खड़े हैं। उन्होंने उसके लिए काला केक और काले फूलों की जगह काले रंग से रंगी हुई चीजें तैयार की होती है। जियांग ये देखकर खुश हो जाता है। तभी वो अपने एक दोस्त को बहुत उदास देखता है। उसे पता होता है कि उस लड़के के घर में परेशानी चल रही है। उसके पिता दूर काम करते थे, लेकिन हाल ही में घर लौटने के बाद उसके माता पिता में बहुत झगड़ा हुआ था और उसकी माँ घायल होकर अस्पताल में थी। इसलिए जियांग उसे खुश करने के लिए कहता है कि इस साल उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं चाहिए, बल्कि उसकी विश पूरी हो गई ऐसा मान ले। चेरी ये देखकर जियांग के बड़े दिल से बहुत प्रभावित होती है। बाद में चेरी अकेले में जियांग से बात करती है। तब जियांग बताता है कि उसे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके घर वाले हमेशा उसके मर चुके बड़े भाई की पसंद के हिसाब से काले रंग की चीजें खरीदते हैं। वो दुखी होकर कहता है कि उसकी अपनी कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होती। चेरी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो उसकी पसंद जानने की कोशिश करती है और कहती है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और अगले साल वो अपने जन्मदिन की विश जियांग के लिए मांगेगी। लेकिन अगले ही दिन जियांग की माँ उसे लेने आ जाती है। चेरी जब तक वहाँ पहुँचती है जियांग जा चुका होता है। चेरी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ तक दौड़कर जाती है और दूर जाती गाड़ी को देखकर उसे आवाज देती है। जियांग उसे समझाता है कि वो वापस आएगा। चेरी कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और उससे ढेर सारे खत लिखने के लिए कहती है। दोनों भारी मन से अलग हो जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं। अब चेरी हाई स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके दिल में जियांग की याद आज भी वैसे ही है। बचपन में जो लड़का उसे पहले डरावना लगता था, वही अब उसका सबसे पसंदीदा इंसान बन चुका है। वो आज भी अपने पुराने दिनों और जियांग के साथ बिताए पलों को याद करती है। एक दिन उसकी क्लास में उसे जियांग के नाम खत लिखते हुए पकड़ लिया जाता है। टीचर उसकी माँ को बुलाकर शिकायत करती है कि पहले वो बहुत अच्छा पढ़ती थी, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा भी आने वाली है, इसलिए माँ से उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहने को कहा जाता है। घर पर उसकी माँ समझ जाती है कि चेरी अंदर से बहुत अकेली है। उसके तीनों लड़के दोस्त और क्वीन भी पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह जा चुके हैं, इसलिए अब पूरे ग्रुप में चेरी ही गांव में रह गई है। माँ उसे समझाती है कि बड़े होने पर जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसके साथ है। वो उसे जियांग के लिए खत लिखने से नहीं रोकती, बस क्लास के समय खत न लिखने की सलाह देती है। फिर भी चेरी का दिल जियांग में ही अटका हुआ है। वो उसे लगातार खत लिखती रहती है। जियांग की तरफ से एक भी जवाब नहीं आता, फिर भी
वो गांव की हर छोटी बड़ी बात उसे खतों में बताती रहती है, यहाँ तक कि उस खरगोश की मौत के बारे में भी लिखती है जिसे दोनों ने मिलकर प्यार से पाला था। बाद में वो सारे खत एक किताब की तरह जमा करके उसे भेजने लगती है। एक दिन क्वीन का फोन आता है। वो चेरी से कहती है कि जियांग के लिए इतने खत लिखना बंद करो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। चेरी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन क्वीन साफ कह देती है कि अब वो जियांग से कोई संपर्क ना करे। ये सुनकर चेरी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि जियांग ने न तो उसके किसी खत का जवाब दिया था और न ही सर्दियों की छुट्टी में वापस आने का अपना वादा निभाया था। इसके बावजूद चेरी खुद को रोक नहीं पाती। वो क्लास छोड़कर सीधे शहर के उस स्कूल में पहुंच जाती है जहां जियांग पढ़ता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके लिखे सारे खत पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन चुके हैं। जियांग के दोस्तों ने उसकी मर्जी के बिना खत खोल कर पढ़े थे और अब सभी उसे एक लड़की के लव लेटर के नाम पर चिढ़ा रहे थे। तभी जियांग वहां आता है। कई साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों अब बच्चे नहीं बल्कि टीनेजर बन चुके हैं। कोई जियांग से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जो उसे खत लिखती है। जियांग चेरी को देखता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, फिर वहां से चला जाता है। ये सुनकर चेरी पूरी तरह टूट जाती है। वो इतनी दूर सिर्फ जियांग से मिलने आई थी, लेकिन उसने उससे बात तक नहीं की और सबके सामने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। रोते हुए वो एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाती है। एक अनजान महिला उसे देख लेती है और समझती है कि शायद वो बहुत दुखी होकर वहां से कूदने वाली है। वो चेरी को अपने साथ ले जाकर पानी पिलाती है और कुछ देर आराम करने के लिए कहती है। बाद में चेरी स्कूल के पास ही रहती है। स्कूल खत्म होने के बाद जियांग उसे ढूंढता हुआ पूरे आसपास घूमता है, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी उसकी क्लास की लियांग नाम की लड़की वहां आती है। लियांग जियांग की क्लास में हमेशा दूसरे नंबर पर आती है, जबकि जियांग फर्स्ट रैंक पर रहता है। उधर चेरी को उसका पुराना दोस्त यू मिल जाता है। चेरी के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए यू उसकी मदद करना चाहता है। वो उसके लिए पानी, टिश्यू और खाने का सामान खरीद कर लाता है और बिना पैसे लिए उसकी मदद करता है। चेरी उसके साथ बैठकर खाना खाती है और पूछती है कि उसके लिखे खत पूरे स्कूल में कैसे फैल गए। यू बताता है कि जियांग के दोस्त उसके खत उसकी मर्जी के बिना खोलकर पढ़ते थे और फिर उन्हीं बातों को लेकर जियांग को चिढ़ाते थे। अब पूरे स्कूल में ये बात फैल गई है कि गांव की कोई लड़की लगातार जियांग को लव लेटर भेजती है। चेरी को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जियांग ने उसे देखकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। वो सोचती रहती है कि जियांग ने ऐसा क्यों किया और क्या वो सच में उसे पहचान नहीं पाया। यू चेरी को समझाते हुए कहता है कि जियांग अब पहले जैसा नहीं रहा। शहर आने के बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया है। तभी रास्ते में जियांग अपनी माँ और लियांग के साथ दिखाई देता है। जियांग की माँ को उसके लव लेटर्स वाली बात पता चल चुकी होती है और वो लियांग से उसी के बारे में पूछती है। यू बताता है कि लियांग उनकी क्लास की बहुत होशियार लड़की है और लगभग सभी लड़के उसे पसंद करते हैं। जियांग की माँ भी उसे काफी पसंद करती है, क्योंकि वो हमेशा जियांग के साथ रहती है। चेरी को शक होता है कि शायद जियांग और लियांग के बीच कुछ है, या फिर उसी की वजह से जियांग ने उसके खत सबके सामने दिखाए थे। जब लियांग जियांग के घर पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तभी चेरी के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उसे सुरक्षित देखकर उन्हें राहत मिलती है। हालांकि चेरी ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था, क्योंकि उसके दोस्त भी शहर में हैं और गांव के स्कूल में वो ज्यादा सहज महसूस नहीं करती। इसलिए उसके माता पिता आगे चलकर शहर में शिफ्ट होने के बारे में सोचने लगते हैं। उधर चेरी दोस्तों के साथ बाहर निकलती है, लेकिन जियांग के उसे नजरअंदाज करने से वो बहुत दुखी होती है। वो इतने सालों बाद सिर्फ जियांग से मिलने आई थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया। तभी जियांग खुद उसके पास आ जाता है। चेरी गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे नहीं पहचानता, उसने उसके खत सबको क्यों दिखाए और उसकी लिखी बातों का मजाक क्यों बनाया। जियांग बताता है कि उसने सबके सामने चेरी को पहचानने से सिर्फ इसलिए इनकार किया था ताकि उसके दोस्त उसे और ज्यादा परेशान न करें। वो ये भी कहता है कि वो चेरी को अपना दोस्त कहकर सबके सामने स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि शायद चेरी को ये शर्मनाक लगेगा। चेरी उसकी बात सुनती है, लेकिन फिर भी बहुत नाराज होती है और वहां से चली जाती है। रात में चेरी को पता चलता है कि जियांग का घर यू के घर के बिल्कुल पास है। गुस्से में वो उसके घर के बाहर पहुंचती है और उसे सबक सिखाने के लिए खिड़की पर पत्थर फेंकने का सोचती है। तभी जियांग वहां आ जाता है। वो चेरी से कहता है कि शायद अब उसे समझ आया है कि वे दोनों उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं जितना वो सोचती थी। फिर भी वो बताता है कि उसके बाकी दोस्त शहर में हैं और वो जल्द इसी स्कूल में पढ़ने आएगा। शायद दोनों एक ही क्लास में भी होंगे। ये कहकर वो चेरी को तैयार रहने की बात करता है और चला जाता है। इसके बाद चेरी वापस गांव लौट जाती है और पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगती है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो अच्छे नंबरों से पास होकर शहर के उसी स्कूल में एडमिशन ले जहां जियांग पढ़ता है।
वो बाकी सभी चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई करती है और आखिरकार अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। फिर उसे अपने पसंद के शहर वाले स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। शहर जाने से पहले चेरी अपना सामान पैक करती है। उसके माता पिता जब कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो कहती है कि हर सामान से उसकी कोई न कोई याद जुड़ी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं छोड़ सकती। तभी उसके पिता को एक काला कोट मिलता है। चेरी उसे देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो कोट उसका नहीं बल्कि जियांग का होता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गांव छोड़ने से पहले जियांग को पता था कि उसकी माँ उसे शहर ले जाने वाली है। उसने ये बात चेरी को सीधे नहीं बताई थी बल्कि अपना प्यारा काला कोट उसे दे दिया था। उसने कहा था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो इस कोट को संभाल कर रखना, क्योंकि इसे वापस लेने के लिए वो एक दिन जरूर लौटेगा। चेरी ने उसे बताया था कि शहर जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते, लेकिन जियांग ने वादा किया था कि वो जरूर आएगा। अब वो न तो वापस आया था और न ही चेरी को पहचानने की बात मान रहा था। इसलिए गुस्से में चेरी उस कोट को भी अपने साथ ले जाने से मना कर देती है और उसे फेंकने के लिए दे देती है। इसके बाद चेरी अपना पूरा सामान लेकर शहर चली जाती है। उसके दोस्त यू, काई और शू उसे शहर की हर जगह दिखाते हैं क्योंकि वे यहाँ काफी समय से रह रहे हैं और शहर के रास्तों से अच्छी तरह परिचित है। शुरुआत में चेरी को परेशानी होती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता। एक रात दोस्त खाना लेने के लिए उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं तो वो घबरा जाती है। दोस्त वापस आते हैं तो वो शिकायत करती है कि उसे अकेला छोड़कर क्यों गए, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि वो अकेली भी होती तो रास्ता ढूंढ लेती। इन सब के बीच जियांग उन्हें अक्सर अपने घर के पास से गुजरते हुए देखता रहता है। वो भी उनके साथ घूमना चाहता है, लेकिन अपनी माँ के साथ रहने और अपनी जिंदगी पर कोई फैसला न ले पाने की वजह से खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करता है। अगले दिन सभी स्कूल पहुंचते हैं। +1 की क्लास शुरू होती है और छात्रों को उनके नंबरों के आधार पर अलग अलग डिवीजन में बांटा जाता है। चेरी के अच्छे नंबर आने की वजह से उसे जियांग की ही क्लास में रखा जाता है। ये जानकर वो अंदर से बहुत खुश होती है। उसी समय स्कूल में एक पोस्टर लगा होता है जिसमें बताया गया है कि जियांग ओलंपियाड की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। उसके बारे में सबको इतनी तारीफ करते देखकर चेरी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। जियांग के दोस्त जब ये जानते हैं कि गांव से आई वही लड़की अब उनकी क्लास में पढ़ेगी तो वे हैरान होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यही चेरी असल में वही लड़की है जिसने जियांग को इतने खत लिखे थे, क्योंकि जियांग पहले ही उनके सामने कह चुका था कि वो उसे नहीं जानता। फिर भी उसके दोस्तों को थोड़ा शक जरूर होता है। उधर जियांग नोटिस बोर्ड देखकर बहुत खुश होता है कि चेरी अब उसकी क्लास में पढ़ेगी। अच्छे नंबरों की वजह से उसे खास डिवीजन में जगह मिली होती है। बाद में जियांग के पिता उसके नेशनल ओलंपियाड के लिए चुने जाने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। इसमें गांव से आए चेरी के माता पिता, उनके दोस्त और बाकी परिचित भी शामिल होते हैं। चेरी को पता होता है कि वहाँ जियांग भी होगा, फिर भी वो पार्टी में जाने से मना नहीं करती। पार्टी में जियांग चेरी के बिल्कुल पास बैठता है और उसकी बहुत देखभाल करता है। वो उसके लिए खाना निकालता है और पानी भी देता है। चेरी को उसका ये व्यवहार पसंद नहीं आता, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहती। उसके दोस्त अभी भी उसे चेरी कहकर बुलाते हैं। जब बात होती है कि स्कूल में उसे उसके असली नाम लिन से बुलाया जाए या चेरी से, तो चेरी कहती है कि उसे चेरी नाम ही पसंद है। ये बात जियांग सुन लेता है। वो उससे कहता है कि यहाँ सभी लोग उसे उसके असली नाम लिन से बुलाते हैं, इसलिए वही बेहतर होगा। चेरी तुरंत कहती है कि उसे उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अब अजनबी है। वो साफ कर देती है कि आगे भी दोनों को ऐसे ही रहना चाहिए। असल में ये पार्टी सिर्फ जियांग की सफलता के लिए नहीं थी। अच्छे नंबरों से शहर के स्कूल में एडमिशन लेने पर चेरी के माता पिता ने भी उसके लिए इसे सेलिब्रेट किया था। पार्टी के बाद चेरी क्वीन से बात करती है। क्वीन पूछती है कि उसने साइंस स्ट्रीम क्यों चुनी। चेरी कहती है कि जियांग ने साइंस ली है तो वो भी साइंस ले सकती है। इससे क्वीन समझ जाती है कि चेरी बाहर से चाहे जितना दिखाए, उसके दिल में आज भी जियांग ही है। अगले दिन क्लास में टीचर चेरी और जियांग को एक साथ इंग्लिश डायलॉग एक्सरसाइज करने के लिए पार्टनर बना देती है। जियांग खुद उसके साथ पार्टनर बनने के लिए आगे आता है। बातचीत के लिए वह एक ऐसे दोस्त के बारे में बोलता है जिसने उसे बहुत खूबसूरत यादें दी थी और उसके नाम का सुंदर मतलब बताया था। चेरी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करती रहती है। जब कोई जियांग से पूछता है कि वो दोस्त कौन है, तो जियांग सिर्फ इतना कहता है कि वो उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। क्लास खत्म होने के बाद जियांग फिर चेरी के पास आता है। चेरी उससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। तब जियांग मुस्कुराकर कहता है, नाइस टू मीट यू, और अपना नाम जियांग बताकर उससे बात शुरू करता है। चेरी अब भी जियांग से नाराज है। एक बार सबके सामने उसे पहचानने से इनकार करने की वजह से उसने ठान लिया है कि जियांग चाहे जितनी कोशिश करे वो उसे भाव नहीं देगी।
एक दिन चेरी अपने दोस्तों के साथ एक्वेरियम जाती है। असल में क्वीन ने ही वहां जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब चेरी वहां पहुंचती है तो क्वीन ये कहकर अलग हो जाती है कि उसे कुछ जरूरी काम है। एक्वेरियम में जेलीफिश देखकर चेरी को बचपन में जियांग से हुई बातें याद आ जाती है और वह थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन यू के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती और फिर दोस्तों के साथ डॉल्फिन शो देखकर एंजॉय करने लगती है। उसी जगह जियांग और लियांग भी आए होते हैं और उन्हें चेरी के तीनों दोस्तों के साथ काफी करीब देखकर लगता है कि शायद वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वापस लौटने के बाद चेरी अपने पिता की दुकान पर पहुंचती है। तभी उसे पता चलता है कि क्वीन ने झूठ बोला था। वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसे कोई काम था, बल्कि जानबूझकर चेरी से दूर रही थी। उधर यू के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसे किसी लड़की पर क्रश है। उनके पास यू और क्वीन के नाम से देखी गई फ्लेम्स वाली जानकारी भी होती है। यू बताता है कि वो उसके कजिन की जानकारी थी। उसके पिता को अपनी गलती समझ आती है। बाद में जब बाकी दोस्त यू को क्वीन पसंद करने की बात पर चिढ़ाते हैं तो क्वीन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। चेरी उसके पीछे जाकर उसे समझाती है कि दोस्तों ने सिर्फ मजाक किया था, लेकिन क्वीन फिर भी बहुत परेशान रहती है। तब चेरी उससे पूछती है कि क्या यू की वजह से कोई परेशानी है। क्वीन अनजाने में कह देती है कि वो नहीं चाहती कि चेरी यू से उसके बारे में बात करे, क्योंकि इससे उनके बीच परेशानी हो सकती है। चेरी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। असल में क्वीन यू को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो अपने दिल की बात उससे नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि यू चेरी से प्यार करता है। दूसरी तरफ चेरी सिर्फ यू को अपना अच्छा दोस्त मानती है, जबकि उसके दिल में आज भी जियांग के लिए ही भावनाएं हैं। और अब चेरी और जियांग के बीच चल रही नाराजगी की वजह से ये पूरा मामला एक उलझे हुए लव ट्रायंगल में बदल चुका है। अगले दिन जियांग का दोस्त कंग एक्वेरियम की तस्वीरें दिखाता है। वो जानबूझकर जियांग से कहता है कि उसने लियांग और एक नए लड़के को वहां साथ देखा था और शायद दोनों रिलेशनशिप में है। कंग ये जानना चाहता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में जियांग ने कभी बात की थी, लेकिन जियांग इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता। लियांग भी उनकी बातचीत पर नजर रख रही होती है। क्लास में जब चेरी एक मैथ्स प्रॉब्लम हल करती है तो जियांग उससे भी आसान तरीके से वही सवाल बोर्ड पर हल कर देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और चेरी को थोड़ा जलन होने लगती है। बाद में जियांग उससे पानी मांगता है, लेकिन चेरी जिद में उसे नजरअंदाज कर देती है। कंग और लियांग दोनों ये सब ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वे दोनों इनके बीच गलतफहमी बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। क्लास के लीडर लड़के को भी लगता है कि चेरी और जियांग के बीच पढ़ाई को लेकर काफी प्रतियोगिता है, इसलिए वो जियांग को परेशान न करने की सलाह देता है। जियांग को समझ नहीं आता कि वो अचानक उससे ऐसा क्यों कह रहा है। इसके बाद स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग रेस होती है। लड़कों की रेस में यू और जियांग अच्छा दौड़ते हैं। चेरी अंदर से जियांग को चीयर करना चाहती है, लेकिन लियांग को उसे चीयर करते देखकर चुप रहती है। लड़कियों की रेस में चेरी भी पूरी कोशिश करती है और जियांग उसे चीयर करता है, लेकिन फिनिश लाइन से पहले ही चेरी चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे सिक रूम ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से उसे चक्कर आया है और कोई बड़ी परेशानी नहीं है। यू उसे आराम करने के लिए छोड़कर लंच लेने चला जाता है। चेरी को हल्का बुखार भी होता है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे बचपन की बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो बीमार होती थी तब जियांग उसकी बहुत देखभाल करता था। वो उससे कहा करती थी कि जब भी वो बीमार हो जियांग उसके पास रहे, क्योंकि तब उसे जल्दी अच्छा लगता है। इन्हीं यादों में वो बुदबुदाते हुए जियांग का नाम लेती है। आंखें खोलने पर वो देखती है कि जियांग उसके पास बैठा है। वो शर्मिंदा हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। जियांग कहता है कि चेरी ने कभी कहा था कि अगर वो उसके पास रहेगा तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए वो आया है। ये सुनकर चेरी और भी शर्मिंदा हो जाती है और उसे वहां से जाने को कह देती है। सिक रूम से बाहर निकलते समय लियांग चेरी से पूछती है कि क्या वो और जियांग बचपन में दोस्त थे। फिर वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि क्या दोनों के बीच कभी प्यार था। चेरी साफ कह देती है कि अब उसे जियांग में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और वहां से चली जाती है। मन शांत करने के लिए चेरी अकेले साइकिल चलाना सीखने निकलती है। वो गिरने ही वाली होती है कि जियांग उसे संभाल लेता है। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन चेरी उसकी मदद लेने के बजाय खुद साइकिल चलाने की कोशिश करती है और गिर जाती है। गुस्से में वो जियांग से कहती है कि अब वो उसकी दोस्त नहीं है। जियांग कहता है कि वे तो दोस्त है, लेकिन चेरी जवाब देती है कि पहले वो उसकी चेरी थी, अब वो उसके लिए सिर्फ लिन है। वो साफ कह देती है कि न वह उसकी दोस्त है और न आगे बनना चाहती है। जियांग माफी मांगकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब कुछ बच्चे चेरी और जियांग को लेकर बातें करते हैं तो चेरी उन्हें डांट देती है और अपनी क्लीनिंग ड्यूटी करने बाहर चली जाती है। वहां उसे एक बिल्ली मिलती है। वो उसे प्यार कर रही होती है
कि जियांग भी वहां आ जाता है। वो बिल्ली को प्यार करके कहता है कि शायद ये उसे उनके पुराने खरगोश की याद दिलाती है। चेरी गुस्से में कहती है कि जियांग तो उस खरगोश को कब का भूल चुका है, वो उसे पत्थर मारने वाली होती है। तभी टीचर वहां पहुंच जाते हैं। जियांग तुरंत सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है ताकि चेरी को परेशानी न हो। टीचर जियांग को डांटते हैं कि पढ़ाई में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि उसका व्यवहार भी सही है। ये देखकर चेरी भी उसकी गलती अपने ऊपर लेने लगती है। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को दोषी बताते हैं और आखिर में एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ये देखकर टीचर भी हैरान रह जाते हैं और दोनों को मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। बाद में जियांग चेरी से कहता है कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा। वो मजाक में कहता है कि अब इतने दिन चेरी को उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जाते जाते वो उसी बिल्ली की देखभाल चेरी को सौंप देता है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगी। बाहर से नाराज दिखने वाली चेरी को उसकी ये बात अंदर से बहुत महसूस होती है। अगले दिन क्लास नहीं होती। चेरी और बाकी दोस्त यू के घर पर होते हैं। तभी क्वीन अपनी दुकान से उनके लिए खाना लेकर आती है। वहाँ यू का कजिन उससे बात करने लगता है क्योंकि उसे क्वीन पर क्रश है। वो दोनों के नाम से फ्लेम्स भी देख चुका है और क्वीन के साथ कुछ देर बैठने की कोशिश करता है। बाकी सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। क्वीन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे अलग ले जाकर कुछ कहती है और उसके बाद वो लड़का रोने लगता है। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्वीन ने उससे ऐसा क्या कहा। क्वीन ने रोते हुए उस लड़के से आखिर ऐसा क्या कहा था, ये जानने के लिए चेरी उसके पीछे जाती है। लेकिन क्वीन जियांग के बारे में पूछने लगती है, इसलिए चेरी उससे कुछ पूछ नहीं पाती। जियांग की पिछली बात से क्वीन पहले ही काफी दुखी थी। रूम में लौटकर चेरी जियांग का पुराना कोट निकालती है। उसने कभी अपने पिता से उसे फेंकने को कहा था, लेकिन बाद में खुद ही उसे संभाल कर रख लिया था। कोट देखकर उसे जियांग बहुत याद आता है। अगले दिन स्कूल जाते समय वो देखती है कि जियांग स्कूल नहीं आया है। वो उसके कहे मुताबिक उस बिल्ली के बच्चे की भी देखभाल करती रहती है। स्कूल के बाद बस स्टॉप पर खड़े रहते हुए तेज बारिश शुरू हो जाती है। चेरी को बिल्ली की चिंता होती है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है। अंधेरा होने की वजह से उसे बिल्ली आसानी से नहीं मिलती, लेकिन फिर उसकी आवाज सुनकर वो देखती है कि बिल्ली एक गड्ढे में गिर गई है। चेरी उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद उसी गड्ढे में फंस जाती है। तभी जियांग भी बिल्ली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। चेरी उससे मदद मांगती है तो वो मजाक में कहता है, हम तो अजनबी है ना, मैं अजनबियों की मदद नहीं करता। लेकिन फिर वो गड्ढे में उतरकर चेरी को बाहर निकाल देता है। ऊपर पहुंचने के बाद चेरी उसकी मदद किए बिना वहां से चली जाती है और जियांग खुद ही बाहर निकलता है। अगले दिन क्वीन देखती है कि जियांग चेरी के पास जाने के बजाय दूर खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो जियांग से कहती है कि अगर उसके मन में चेरी के लिए कुछ है तो खुलकर उससे बात करके सारी गलतफहमी दूर कर दे। वो बताती है कि चेरी के लिखे खतों को लेकर क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए जियांग ने उससे दूरी बनाई थी। क्वीन के कहने पर जियांग चेरी के पीछे साइकिल से जाता है। वो उसका नाम पुकारता रहता है। बस धीमी होने पर चेरी को पता चलता है कि जियांग उसके पीछे है। अगले स्टॉप पर वो उतरकर उससे पूछती है कि उसे क्या कहना है। फिर दोनों अगली बस से साथ स्कूल जाने लगते हैं। जियांग चेरी को बताता है कि उसने उसे कभी नहीं भुलाया था। उसकी माँ उसे सिर्फ छुट्टियां बिताने के बहाने वहां से ले गई थी, लेकिन बाद में उसे उसी स्कूल में दाखिल कर दिया। उसने चेरी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसके सारे खत रोक दिए और फोन करने की भी इजाजत नहीं दी। एक बार वो वहां से भागकर चेरी के पास आने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसकी माँ ने उसे किसी से भी संपर्क करने नहीं दिया। इसी वजह से दोनों के बीच इतना बड़ा फासला आया। जियांग ये भी बताता है कि जब चेरी उसे ढूंढते हुए वहां आई और क्लास के बच्चे उसके खतों के नाम पर उसका मजाक उड़ाने लगे, तब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सबके सामने चेरी को पहचानने से इनकार किया। ये सुनकर चेरी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इतने समय तक जियांग को गलत समझा था। स्कूल पहुंचने पर जियांग पूछता है कि अब तो सारी गलतफहमी दूर हो गई है और उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है ना। चेरी कहती है कि उसे सब समझ आ गया है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि उसे जियांग से कोई नाराजगी नहीं है। उसकी बात सुनकर जियांग खुश होकर मुस्कुराने लगता है। ब्रेक में चेरी अपने दोस्तों को बताती है कि उसने जियांग को बेवजह गलत समझा था। वो जानबूझकर उनसे दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी माँ ने उसे किसी से संपर्क करने नहीं दिया था। चेरी को इतना खुश देखकर यू भी खुश हो जाता है। जब उसका दोस्त पूछता है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, तो यू कह देता है कि उसे कोई मजेदार बात याद आ गई थी। माहौल अजीब न हो, इसलिए क्वीन भी हंसने लगती है। बाद में यू को पता चलता है कि जियांग की माँ शाम को घर पर नहीं होगी, इसलिए वो सोचता है कि चेरी जियांग के साथ कुछ समय बात करके खुश हो जाएगी। वो जियांग को किताब में लिखकर पूछता है कि क्या शाम को वो फ्री रहेगा और क्या वे सब मिल सकते हैं।
जियांग भी किताब में हाँ लिख देता है। दोनों ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंग और लियांग को उनके प्लान का पता न चले। स्कूल के बाद चेरी जियांग से मिलने के लिए बहुत खुश होकर जाती है। रास्ते में वो क्वीन और यू से मिलती है और सभी जियांग का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जियांग के घर से निकलने से पहले ही उसकी माँ वापस आ जाती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि पढ़ाई करने के बजाय वो उस लड़की के पीछे घूम रहा है और वो लड़की उसे बिगाड़ रही है। जियांग की माँ उसके हाथ में लाल घड़ी देखकर भी नाराज होती है। उसे हमेशा काला रंग पसंद है क्योंकि जियांग के मर चुके बड़े भाई का पसंदीदा रंग काला था। वो जियांग को भी अपने भाई की तरह बनाने की कोशिश करती है। इसी वजह से जियांग को लगता है कि उसकी माँ उसे दोस्तों से दूर करके अपनी पसंद के हिसाब से जीने के लिए मजबूर कर रही है। उनकी बहस की खबर चेरी के माता पिता तक पहुंचती है। वे वहां पहुंचते हैं जहां जियांग की माँ चेरी के बारे में भी बुरा बोल रही होती है। लेकिन जियांग अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहता है और चेरी की तरफ से उसके माता पिता से माफी मांगता है। उधर चेरी जियांग का इंतजार करते करते परेशान होकर लौटती है। अपने माता पिता से सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से जियांग को परेशानी हुई। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि जियांग अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी माँ बच्चों की दोस्ती की अहमियत नहीं समझती। तभी जियांग की माँ उसे ओलंपियाड की सख्त तैयारी के लिए दूसरी जगह ले जाती है। चेरी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन सभी को शक होता है कि जियांग की माँ को उनके मिलने वाले प्लान के बारे में कैसे पता चला। यू ने जियांग से किताब में बात की थी और लियांग ने ये देखा था। कंग ने भी यू की किताब ली थी, इसलिए यू को शक होता है कि शायद कंग और लियांग ने ही बात जियांग की माँ तक पहुंचाई है। यू कंग को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ चेरी और उसके दो दोस्त भी मौजूद होते हैं। चेरी कंग से सच पूछने लगती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। वो कहती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे दोबारा भी मार पड़ेगी। ये सब देखकर लियांग कंग के पीछे चली जाती है। कंग सीधे क्लास टीचर के पास जाकर चेरी की शिकायत करता है। वो चेरी और यू पर डेटिंग का आरोप लगाते हुए एक्वेरियम की उनकी साथ वाली तस्वीर भी दिखाता है। टीचर दोनों को बुलाकर पूछती है, लेकिन चेरी और यू बताते हैं कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और सभी दोस्तों के साथ घर पर बताकर ही एक्वेरियम गए थे। टीचर फिर दोनों के माता पिता को बुलाती है। तस्वीर देखकर यू की माँ हंसते हुए बताती है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वे घर पर बताकर ही एक्वेरियम गए थे। तब टीचर को समझ आता है कि कंग ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। यू भी कंग को खूब चिढ़ाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इस तरह चेरी और यू के रिश्ते वाली अफवाह खत्म हो जाती है। लेकिन कंग और लियांग को एक और बात पता चलती है। चेरी का असली नाम स्कूल मिलिन है, जबकि उसके दोस्त उसे चेरी कहते हैं। उसके माता पिता को ये बात नहीं पता थी, लेकिन कंग और लियांग ने उन्हें चेरी कहते हुए सुन लिया था। अब वे समझ जाते हैं कि चेरी इतने समय से उनसे अपनी पहचान छिपा रही थी। दोनों इस बात का फायदा उठाकर चेरी को परेशान करने लगते हैं। वे अफवाह फैलाते हैं कि चेरी बिना शर्म के जियांग के पीछे घूमती है, जबकि जियांग ने उसे सबके सामने पहचानने से इनकार कर दिया था। वे ये भी कहते हैं कि जियांग का क्लास से दूर रहकर ओलंपियाड की तैयारी करना भी शायद चेरी की वजह से है। लेकिन क्लास का लीडर और चेरी के बाकी दोस्त उसका साथ देते हैं और इन बातों का विरोध करते हैं। इसी बीच यू भी चेरी का साथ देने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। जिस जगह जियांग तैयारी कर रहा था वहाँ इस समय बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए यू सिक्योरिटी को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बाहर रुक जाता है और चेरी अंदर चली जाती है। तभी जियांग को स्कूल में हुई सारी बातें पता चल जाती है। वो सोचकर परेशान होता है कि चेरी इन सब चीजों को कैसे संभाल रही होगी और कहीं उसे बहुत दुख तो नहीं हुआ। तभी अचानक चेरी उसके सामने पहुंच जाती है। जियांग उसे देखकर हैरान रह जाता है। चेरी कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं बस ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। चेरी को ठीक देखकर जियांग को राहत मिलती है। वो उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और समझाता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद चेरी को वहाँ से जल्दी निकलना पड़ता है। सड़क किनारे एक स्ट्रीट सिंगर गाना गा रही होती है। जियांग उसे देखता है और तुरंत उससे माइक ले लेता है। कैंपस के बाहर होने के बावजूद वो कोशिश करता है कि अगर लड़की यहीं से गाएगी तो उसकी आवाज जियांग तक भी पहुंचे। माइक से उसकी आवाज सुनकर जियांग अपने कमरे से उसकी तरफ स्टडी लैंप घुमाकर इशारा करता है। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि जियांग ने उसका गाना सुन लिया है और बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद परीक्षा होती है, लेकिन चेरी पेपर ठीक से नहीं कर पाती। वो एग्जाम हॉल में बहुत परेशान बैठी रहती है। तभी बचपन की एक बात याद आती है। उस समय क्लास में जब टीचर ने पूछा था कि सबको समझ आया या नहीं, तो चेरी को कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर भी बाकी बच्चों को हाथ उठाते देखकर उसने भी हाथ उठा दिया था। टीचर ने उसे सवाल हल करने के लिए बुला लिया था। चेरी परेशान होकर खड़ी थी। तभी खिड़की के पास बैठे जियांग ने उसे इशारों और लिखकर जवाब समझाया था। उसी की मदद से वो तब बच गई थी।
लेकिन इस बार जियांग उसके पास नहीं था। परीक्षा का रिजल्ट आता है और चेरी को बहुत कम नंबर मिलते हैं। इस वजह से वही बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि पहले उसे अच्छे नंबर सिर्फ जियांग की मदद से मिले थे। उसकी हालत देखकर क्लास टीचर भी उसे चेतावनी देती है कि अगर उसके नंबर ऐसे ही कम होते रहे तो उसे इस क्लास से निकालना पड़ सकता है। ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों की क्लास थी, इसलिए जिनके नंबर लगातार गिरते जाते हैं उन्हें दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है। चेरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर वो इस क्लास से निकल गई तो जियांग के साथ नहीं पढ़ पाएगी। इस बार यू के नंबर भी कम आए थे। बाकी बच्चे मजाक में कहते हैं कि वो चेरी के साथ घूमने की वजह से कम नंबर ला पाया, लेकिन यू साफ कह देता है कि उसके नंबरों का चेरी से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ उसे दोष देने के लिए इस बात का इस्तेमाल न करे। चेरी अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करने लगती है और यू भी उसकी पढ़ाई में मदद करता है। जब वो अकेले पढ़कर ठीक से नहीं समझ पाती तो यू उसे समझाता है। कभी कभी पढ़ाई से आराम देने के लिए वो उसे बास्केटबॉल खेलने भी साथ ले जाता है। ये सब देखकर क्वीन को जलन होने लगती है और वो दुखी होकर चेरी से अपनी फीलिंग्स खुलकर बता देती है। वो कहती है कि उसे यू पसंद है, लेकिन यू चेरी को पसंद करता है और ये बात वो सहन नहीं पा रही। चेरी उसे समझाती है कि यू उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन क्वीन कहती है कि अगर चेरी को जियांग इतना पसंद है कि वो उससे मिलने के लिए ओलंपियाड कैंप तक चली गई तो यू के लिए भी उसे पसंद करना और उसकी परवाह करना स्वाभाविक है। ये सुनकर चेरी बहुत दुखी हो जाती है और यू से दूरी बनाने लगती है। वो ये कहकर उसे टालने लगती है कि उसे बहुत पढ़ना है। यहाँ तक कि जब यू उसकी पढ़ाई में मदद करने आता है तो चेरी गुस्से में कह देती है कि उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यू को समझ नहीं आता कि चेरी अचानक उससे इतनी नाराज क्यों हो गई। क्लास खत्म होने के बाद भी चेरी यू को नजरअंदाज करके क्वीन के पास जाती है, लेकिन क्वीन भी उससे ठीक से बात नहीं करती। यू और उसके दोस्त ये देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर चेरी उनसे क्यों नाराज है। यू को अभी तक ये पता नहीं था कि क्वीन उसे पसंद करती है, इसलिए उसे असली वजह समझ नहीं आती। इसी बीच स्कूल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू होती है। चीयरलीडिंग ग्रुप में चेरी का नाम उसकी अनुमति के बिना यू ने लिखवा दिया होता है। चेरी ये जानकर यू से पूछती है कि उसने बिना उससे पूछे उसका नाम क्यों दिया। वो कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है और वो इस सब में हिस्सा नहीं लेना चाहती। यू उसे याद दिलाता है कि जब वो बास्केटबॉल की तैयारी करता था तब चेरी ने उसका साथ दिया था और उसे चीयर किया था। अब वो चाहता है कि चेरी भी उसके लिए चीयर करे, लेकिन चेरी साफ कह देती है कि वो उसके लिए चीयर लीडर नहीं बन सकती। चेरी अपना नाम हटवाने के लिए टीचर के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लियांग और उसके दोस्त भी इसी ग्रुप में हैं। वे चेरी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसे पढ़ाई करनी है, फिर भी उसने अपना नाम दे दिया। चेरी अपना नाम हटवाना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि क्वीन भी इस ग्रुप में शामिल होने आई है। उसे लगता है कि शायद ये क्वीन से अपनी दूरी कम करने का अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए वो अपना नाम नहीं हटाती और क्वीन के पास चली जाती है। बाद में यू के दोस्त उससे पूछते हैं कि चेरी ने नाम हटाने की बात कही थी, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यू बताता है कि उसे पता था क्वीन भी इस ग्रुप में हिस्सा ले रही है, इसलिए उसने जानबूझकर चेरी का नाम दिया था ताकि दोनों को आपस में बात करने का एक मौका मिल सके। प्रैक्टिस के दौरान चेरी लगातार क्वीन से बात करके उनकी दूरी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन अभी भी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। टीचर को एक ग्रुप लीडर चुनना होता है। ज्यादातर बच्चे लियांग का नाम सुझाते हैं, लेकिन चेरी समझ जाती है कि क्वीन भी लीडर बनना चाहती है, इसलिए वो खुद टीचर के सामने क्वीन का नाम सुझा देती है। टीचर कहती है कि लियांग और क्वीन में से किसी एक को चुना जाएगा क्योंकि दोनों अच्छा डांस करती है। ग्रुप बनाते समय ज्यादातर बच्चे लियांग के ग्रुप में जाना चाहते हैं और चेरी और क्वीन को अलग थलग कर देते हैं। टीचर समझाती है कि ये ग्रुप में किया जाने वाला काम है और हर ग्रुप में 4 लोग होने चाहिए। शुरुआत में कोई भी चेरी के ग्रुप में जाना नहीं चाहता क्योंकि बाकी बच्चों के मन में उसके लिए पहले से गलत इमेज थी, लेकिन टीचर सख्ती से बच्चों को ग्रुप में बांट देती है और फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस के दौरान लियांग चेरी के लिए तरह तरह की परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करती है। कभी वो कहती है कि चेरी ठीक से डांस नहीं कर रही, तो कभी उसे जानबूझकर धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी बच्चे चेरी का साथ देते हैं और समझ जाते हैं कि लियांग बेवजह समस्या पैदा कर रही है। क्वीन भी चेरी के पक्ष में बोलती है, भले ही वो अभी भी चेरी से सीधे बात नहीं कर रही थी, लेकिन सबके सामने उसका साथ देना चेरी को बहुत खुश करता है। अगले दिन उन्हें एक जगह जाकर अपना हॉस्टल चुनना होता है, लेकिन क्वीन नहीं आती। चेरी अकेले बाकी लड़कियों के साथ वहां जाती है। वहां चेरी जो भी विकल्प चुनती है, बाकी लड़कियां उसे पसंद नहीं करती और उसे अकेला छोड़कर वापस चली जाती है। नई जगह होने की वजह से चेरी डर जाती है। उसके मन में आता है कि शायद जियांग को फोन कर ले, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है और किसी तरह घर लौट आती है।
इसी दौरान जियांग हॉस्टल से चेरी को फोन करके उसकी खबर लेता रहता था। इसलिए चेरी सोचती है कि वो उसी नंबर पर वापस फोन कर दे, लेकिन वो उसका निजी मोबाइल नंबर नहीं था, बल्कि वहां उससे संपर्क करने का नंबर था। आखिरकार चेरी फोन नहीं करती और अकेले घर पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि क्वीन के पिता अस्पताल में भर्ती है। सभी लोग क्वीन के पिता को देखने अस्पताल जाते हैं। उनके पिता इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इलाज का खर्च, बाकी जिम्मेदारियां और क्वीन की पढ़ाई सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। जियांग के पिता और चेरी के पिता उनके साथ काम करते थे, इसलिए कंपनी का इंश्योरेंस उनके इलाज के खर्च को संभाल रहा था। वे उन्हें समझाते हैं कि इलाज की चिंता न करें और क्वीन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। घर लौटने पर चेरी क्वीन को अस्पताल ले जाने के लिए जरूरी सामान पैक करने में मदद करती है। इसी दौरान चेरी उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज है। वो मानती है कि उसने बिना वजह क्वीन से बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन क्वीन कहती है कि उसे चेरी से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है और वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखती। इस तरह दोनों के बीच की समस्या दूर होने लगती है। क्वीन यू के बारे में भी चेरी से कहती है कि अब जब ये बात साफ हो गई है तो उसे यू से फिर से पहले जैसी दोस्ती रखनी चाहिए। चेरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद स्पोर्ट्स डे आता है, जहां बास्केटबॉल मैच होने वाला है। चेरी को पता चलता है कि जियांग किसी काम से स्कूल आने वाला है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी माँ से उसके लिए खास खाना बनाने को कहती है, जिससे माँ को भी समझ आ जाता है कि वो खाना जियांग के लिए है। उधर क्वीन के पिता अभी भी अस्पताल में होते हैं। जियांग के पिता उनसे मिलने आते हैं और कुछ पैसे देते हैं। वे बताते हैं कि कंपनी अब उस पुराने हादसे के इलाज का खर्च आगे नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उस दुर्घटना को कई साल हो चुके हैं। क्वीन मजबूरी में वो पैसे ले लेती है, लेकिन जब उसके पिता को पता चलता है कि अब कंपनी से मदद नहीं मिलेगी, तो वो अस्पताल से तुरंत घर जाने की जिद करने लगते हैं। ये देखकर क्वीन बहुत तनाव में आ जाती है। क्वीन जानती है कि उसके पिता ने हमेशा खुद से ज्यादा उसकी जरूरतों के बारे में सोचा है। वो अपनी बीमारी पर पैसे खर्च करने के बजाय क्वीन के लिए पैसे बचा कर रखते थे। इसलिए अब जब वो खुद अपने पिता का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो लगातार तनाव में रहने लगती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। स्पोर्ट्स डे के दिन क्वीन बिना ठीक से सोए स्कूल पहुंचती है और बहुत थकी हुई होती है। चेरी उससे बात करती है तो क्वीन बताती है कि वो ठीक से सो नहीं पाई है। लियांग उनकी ये बातचीत सुन लेती है। इसी कार्यक्रम में जियांग भी अपनी माँ के साथ पहुंचता है। वो असल में सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं आया था। उसकी माँ वहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलने का मौका चाहती थी, इसलिए जियांग को साथ लाई थी। वो जियांग से साफ कहती है कि प्रोफेसर से बात खत्म होते ही उन्हें वापस जाना है, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। जियांग चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहता है। उसकी माँ उसे किसी बंद पिंजरे में रखे पक्षी की तरह नियंत्रित करती है और उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं देती। उधर चेरी चीयर लीडर की ड्रेस पहनकर कार्यक्रम के लिए तैयार होकर आती है। जियांग उसे देखते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। यूं ही नहीं, बल्कि चेरी का डेस्कमेट और क्लास का लीडर भी उसे देखकर हैरान होकर देखता रह जाता है। बाकी दोस्त उसे ज्यादा घूरने से रोककर वहां से हटा देते हैं। अब कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है और सभी अपनी अपनी जगह तैयार हो जाते हैं। प्रोग्राम के दौरान एक स्टेप में क्वीन को उठाना होता है, लेकिन उस समय वो पहले से ही बहुत कमजोर थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। टीचर के पूछने पर वो कहती है कि वो बस अचानक फिसल गई थी, लेकिन लियांग को पता था कि क्वीन कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। उसे डर होता है कि अगर क्वीन से दोबारा डांस करवाया गया और वो चक्कर खाकर गिर गई या सिर पर चोट लग गई, तो पूरा बड़ा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। इसलिए लियांग टीचर को समझाने लगती है कि क्वीन को आगे डांस नहीं करना चाहिए। क्वीन के गिरने के बाद बाकी लड़कियां पहले उसे ही दोष देने लगती है। वे कहती है कि वो ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन जब चेरी उन्हें क्वीन के घर की सारी परेशानी बताती है, तो उन्हें समझ आता है कि गलती क्वीन की नहीं थी। उल्टा उन्हें लियांग के व्यवहार पर बुरा लगने लगता है, क्योंकि लियांग ने दोस्ती का ख्याल रखे बिना अपने दोस्तों का साथ दिया था। उन्हें लगता है कि अगर वे सच में उसकी दोस्त थी, तो लियांग को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में वे खुद टीचर के पास जाकर बात करती है। टीचर कहती है कि चेरी को ऊपर जाकर खड़े होने वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो बाकी स्टेप्स कर सकती है। लियांग इसका विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उसे रोककर कहती है कि चेरी को डांस जारी रखने दो। इसके बाद टीचर सभी लड़कियों को अच्छे से चीयर करने के लिए मोटिवेट करती है। तभी जियांग अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचता है। उसकी माँ अंदर नहीं आ पाती और बाहर टीचर से बात करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग अपनी माँ से बचते हुए अंदर आ जाता है और सीधे चेरी की टीम का डांस देखने लगता है। चेरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बिना कुछ कहे आंखों से अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं। इसके बाद चेरी जियांग के लिए घर से लाया हुआ खाना
उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ के सामने जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती, इसलिए वो थोड़ा दूर रहती है। फिर वो किसी तरह जियांग की माँ को दूसरी तरफ व्यस्त कर देती है। जियांग का ड्राइवर भी समझ जाता है कि दोनों दोस्त आपस में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ समय अकेले बात करने का मौका देता है। यू और बाकी दोस्त भी लियांग और कंग की नजरों से बचाकर दोनों की मदद करते हैं। चेरी जियांग को खाना देती है और उससे बातें करती है। दोनों को इतने खुश देखकर यू को अंदर से दुख होता है, लेकिन वह चेरी की खुशी के लिए उनका साथ देता है। हालांकि लियांग और कंग दोनों उन्हें देख लेते हैं। वहां से निकलने की कोशिश करते समय जियांग का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। चेरी को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानती है। ड्राइवर उसे समझाता है कि वो ये बात घर पर न बताए, लेकिन तभी जियांग के पिता वहां पहुंच जाते हैं। चेरी उन्हें पूरी बात बता देती है। जियांग के पिता उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है। जियांग की माँ को जब पता चलता है कि वो उसकी इजाजत के बिना चेरी से मिलने गया था, तो वो बहुत नाराज होती है। उसे चेरी और जियांग की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर तब जब जियांग को ओलंपियाड की प्रतियोगिता के लिए कड़ी तैयारी करनी थी और वो अब सिर की चोट के कारण अस्पताल में था। उधर चेरी स्कूल वापस आती है। यू उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि बाकी दोस्तों को जियांग के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था और वे काफी गुस्से में थे। लेकिन चेरी कहती है कि उसने जियांग को जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो अपने दोस्तों का सामना करने से नहीं डरेगी। क्लास में पहुंचते ही लियांग उसे फिर सुनाने लगती है। वो पूछती है कि चेरी जियांग के पीछे क्यों घूमती रहती है और उसे परेशान क्यों करती है। चेरी साफ कहती है कि वो जियांग को परेशान नहीं करती। वे दोनों अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच एक खास रिश्ता है। वो कभी नहीं चाहेगी कि जियांग को उसकी वजह से कोई नुकसान हो। वो ये भी साफ कर देती है कि उनकी दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। उधर अस्पताल से जियांग को उसके पिता घर ले जाते हैं। रास्ते में वो अपने पिता से कहता है कि उसकी माँ उसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रखती है। उसे अपनी माँ के हिसाब से जीना बिल्कुल पसंद नहीं है और अब उसका दम घुटने लगा है। वो ये भी पूछता है कि उसके पिता उसकी माँ को रोकते क्यों नहीं है। पिता समझाते हैं कि उसकी माँ जो कुछ करती है उसके अच्छे भविष्य के लिए करती है, लेकिन जियांग कहता है कि उसे ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। जियांग ये भी बताता है कि उसकी माँ ने धमकी दी है कि अगर वो चेरी से दोस्ती रखता रहा तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चेरी के पिता की नौकरी दूसरी जगह ट्रांसफर करवा देगी। जियांग को लगता है कि ये गलत है। उसके पिता उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। घर पहुंचने पर उसकी माँ को सब पता चल जाता है और वह जियांग से नाराज होती है। जियांग भी उससे बहस करता है। उसके पिता उसका साथ देते हैं, जिससे दोनों के बीच भी बड़ा झगड़ा हो जाता है। चेरी के घर पहुंचते ही उसकी माँ को सारी बात पता चल जाती है और वो चेरी को लेकर जियांग के घर पहुंचती है। वहाँ जियांग की माँ चेरी को बहुत बुरा भला कहती है। चेरी की माँ जियांग के अस्पताल के खर्चे की भरपाई करने की बात करती है, लेकिन जियांग की माँ कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहती है कि चेरी उसके बेटे के पीछे घूमना बंद कर दे। वो कहती है कि जियांग अच्छा दिखता है और पढ़ाई में भी अच्छा है, इसलिए कई लड़कियां उसके पीछे होंगी। लेकिन चेरी अगर इसी तरह उसके पीछे घूमती रही तो इससे चेरी के अपने भविष्य पर असर पड़ेगा। जियांग की माँ आगे कहती है कि अभी दोस्ती करने का समय नहीं है, जियांग को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो चेरी के परिवार को भी नीचा दिखाते हुए कहती है कि दोनों एक ही स्तर के परिवारों से नहीं आते। उनके परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी है और चेरी के साथ दोस्ती करके जियांग अपना भविष्य खराब कर सकता है। ये सुनकर चेरी को बहुत गुस्सा और दुख होता है, लेकिन वो चुप रहती है ताकि बात और न बढ़े। जाते समय जियांग की माँ कुछ पैसे जबरदस्ती चेरी की माँ के पास रख देती है और चेरी से कहती है कि उसकी वजह से उसके बेटे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। घर लौटने के बाद जियांग चेरी को फोन करता है। उसे कुछ दिनों तक आराम करना था, इसलिए वो तुरंत ओलंपियाड कैंप में वापस नहीं जा रहा था। वो चेरी से कहता है कि शायद अगले दिन स्कूल आएगा और तब दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। लेकिन इस बार चेरी पहले जैसी खुश नहीं होती। जियांग की माँ ने उसके परिवार और उनके रिश्ते को लेकर जो कुछ कहा था उसका उस पर गहरा असर हुआ था। उधर क्वीन अपने पिता से नाराज होती है, क्योंकि उसके पिता अपनी सेहत की चिंता किए बिना सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे। क्वीन कहती है कि अगर पिता अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ उसके लिए खुद को तकलीफ देंगे तो वो पढ़ाई छोड़कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगेगी। दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में यू क्वीन से पूछता है कि उसके पिता के साथ सब ठीक हुआ या नहीं। फिर वो बताता है कि जियांग के अगले दिन स्कूल आने को लेकर उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे चेरी की चिंता है। उसे डर है कि जियांग के आने से चेरी को फिर कोई परेशानी न हो जाए। क्वीन को अब साफ समझ आ जाता है कि यू को चेरी पसंद है। वो उसे शर्मिंदा होने से रोकती है और कहती है कि उसे पता है कि वो काफी समय से चेरी को पसंद करता है। साथ ही वो यू से कहती है कि चेरी को जियांग पसंद है,
इसलिए उसे जियांग से नाराज नहीं होना चाहिए। चेरी और जियांग की दोस्ती को खराब करने के बजाय उसे एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहिए। क्वीन ये भी समझाती है कि दोस्ती इतनी आसानी से खत्म करने वाली चीज नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद चेरी अपनी माँ का बनाया हुआ खाना लेकर जियांग के घर पहुंचती है। दरवाजा जियांग की माँ खोलती है। चेरी उसके चेहरे का बदला हुआ भाव देखकर समझ जाती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। फिर भी वो कहती है कि ये खाना उसने जियांग के लिए बनाया है। चेरी साफ कहती है कि वो जियांग के भविष्य के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी और उसकी वजह से जियांग की जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन अगर कभी जियांग को उसकी जरूरत होगी तो वो जरूर उसके साथ खड़ी होगी। जियांग की माँ बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देती है। जियांग खाना खाता है। वो अपनी माँ को भी खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। वो फिर जियांग को समझाती है कि ये पढ़ाई करने की उम्र है, दोस्ती को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि स्कूल के दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं रहते, समय के साथ सभी लोग अलग हो जाते हैं और शायद एक दिन उन्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि वे कभी दोस्त थे। जियांग अपनी माँ से कहता है कि उसके लिए दोस्ती सिर्फ एक अस्थायी चीज नहीं है। वो चाहता है कि उसके दोस्त उसकी जिंदगी का हिस्सा बने रहें। उसे भरोसा है कि अगर उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आई तो उसके दोस्त उसके साथ खड़े होंगे। वो चेरी के साथ अपने रिश्ते को बहुत खास मानता है। जियांग की माँ को डर होता है कि इन सब बातों की वजह से उसका ध्यान ओलंपियाड से हट जाएगा। वो उससे पूछती है कि कहीं वो जानबूझकर प्रतियोगिता हारने का तो नहीं सोच रहा। जियांग साफ कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपनी माँ के लिए ये प्रतियोगिता जरूर जीतेगा। ये सुनकर उसकी माँ अचानक उसे गले लगा लेती है। जियांग हैरान रह जाता है क्योंकि बचपन के बाद पहली बार उसकी माँ ने उसे इस तरह प्यार से गले लगाया था। ये पल उसे बहुत खुश कर देता है। अगले दिन क्वीन अपने पिता की वजह से स्कूल नहीं जाती। चेरी और बाकी दोस्त उसे बुलाने आते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और अब खुद को ज्यादा काम में नहीं लगाएंगे। उनकी बात मानकर क्वीन आखिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में वो स्कूल से जुड़ी प्रतियोगिता और बाकी कार्यक्रमों के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। तभी जियांग भी स्कूल पहुंचता है। चेरी उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि यू की रेस शुरू हो जाती है। यू पहले स्थान पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। वो जीत नहीं पाता। फिर भी फिनिश लाइन ज्यादा दूर नहीं होती। जियांग तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है और कहता है, पहला स्थान नहीं मिला, फिर भी रेस पूरी करनी है। जियांग की बात से मोटिवेट होकर यू उठता है और रेस पूरी करता है। यू को सिक रूम ले जाया जाता है। सभी दोस्त थोड़े निराश होते हैं क्योंकि यू हर साल पहला स्थान हासिल करता था। इस बार अगर वो गिरता नहीं तो शायद फिर जीत जाता। दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और समझाते हैं कि हारने से कुछ नहीं होता। वहां से जाते समय लियांग यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे ज्यादा भाव नहीं देता। लियांग पूछती है कि वह उससे नाराज क्यों है। यू जवाब देता है कि स्कूल में चेरी और उसके बारे में हुई सारी बातें उसी ने जियांग की माँ को बताई थी। उसी वजह से जियांग और उसकी माँ के बीच झगड़ा हुआ और जियांग को चोट भी लगी। लियांग सफाई देती है कि उसने ये सब दोस्ती की वजह से किया था, लेकिन यू उससे कहता है कि उसे उनकी दोस्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कहकर जियांग गुस्से में वहां से चला जाता है। लियांग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काफी शर्मिंदा हो जाती है। जब सब दोस्त वहां खड़े होते हैं तभी डू के पिता अचानक वहां आ जाते हैं। डू और उसकी माँ उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि बचपन में डू के माता पिता के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। इतने सालों बाद अब वे फिर मिले हैं। ये जानकर कि डू के पिता वापस आए हैं, सभी दोस्त बीच पर जाने का प्लान कैंसिल करके उसके घर पहुंचते हैं। उन्हें डर था कि शायद घर में कोई पुरानी समस्या हुई होगी, लेकिन वहां देखकर पता चलता है कि डू के माता पिता अब साथ और खुश हैं। ये देखकर सभी दोस्त भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इस ग्रुप में एक दोस्त की परेशानी बाकी सभी की परेशानी होती है। जियांग के ओलंपियाड कैंप जाने से पहले सभी दोस्तों को साथ समय बिताने का मौका मिलता है। अगले दिन जियांग सबके लिए अपने हाथ से बनाए हुए एक जैसे लाल स्कार्फ गिफ्ट करता है। दोस्त पूछते हैं कि उसने लाल रंग क्यों चुना, तो जियांग कहता है कि लाल उसका पसंदीदा रंग है। इस पर सभी उसे याद दिलाते हैं कि उसे तो काला रंग पसंद था। उन्हें नहीं पता था कि जियांग की जिंदगी में असल में क्या चल रहा है। ये बात सिर्फ चेरी जानती थी। जियांग भी जाने से पहले दोस्तों के साथ कुछ और अच्छी यादें बनाना चाहता था, लेकिन लियांग ये सब जियांग की माँ को बता देती है। उसकी माँ गुस्से में स्कूल आती है और जियांग को वहां से ले जाती है। जाते समय जियांग अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराता है ताकि उन्हें चिंता न हो। फिर वो ओलंपियाड कैंप चला जाता है। परीक्षा के दिन जियांग को तेज बुखार होता है। परीक्षा में जाने से पहले चेरी उसे फोन करके पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। जियांग कहता है कि वो किसी भी तरह परीक्षा पास करेगा क्योंकि पास होने के बाद उसे कुछ जरूरी चीजें खत्म करनी है।
चेरी उसकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन उसे लगता है कि जियांग ने कुछ तय कर लिया है। जियांग परीक्षा देता है। उसके दोस्त क्लास में बैठकर शर्त लगाते हैं कि वो पास होगा या नहीं। चेरी को पूरा भरोसा होता है कि जियांग जरूर पास होगा। रिजल्ट घोषित होता है और पहले जियांग का नाम नहीं आता। सभी सोचते हैं कि शायद वो पास नहीं हुआ, लेकिन तभी एक खास घोषणा होती है। जियांग ने पूरे नंबर हासिल किए हैं और ओलंपियाड के इंटरनेशनल लेवल के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। उसने एक भी नंबर नहीं गवाया था और इतिहास में पहली बार किसी ने इतने पूरे नंबरों के साथ ये उपलब्धि हासिल की थी। इस शानदार सफलता के बाद जियांग को सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन का मौका भी मिल जाता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होता। चेरी को डर लगता है कि अब जियांग स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी चला जाएगा। जियांग उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो अभी स्कूल में ही रहेगा। बाद में जियांग अपनी माँ के सामने अपनी जीत और सर्टिफिकेट रखता है और कहता है कि उसने वही कर दिखाया जो उसकी माँ चाहती थी। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसकी तुलना अपने मर चुके बड़े भाई से करती थी। अब वो चाहता है कि उसकी माँ उसे अपनी पसंद से जीने दे। वो अब पिंजरे में बंद पक्षी की तरह नहीं रहना चाहता। इस बात पर माँ और बेटे के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। चेरी और उसके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जियांग गुस्से और दर्द में खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। चेरी तुरंत उसे रोकती है और अपने घर ले जाती है। वहाँ जियांग को चेरी की डायरी मिलती है। वो पढ़ता है कि जब दोनों के बीच संपर्क नहीं था तब चेरी कितनी दुखी थी और अब उसके साथ रहकर वो कितनी खुश है। ये पढ़कर जियांग भावुक हो जाता है। चेरी पूछती है कि क्या उसने उसकी डायरी पढ़ी, तो जियांग माफी मांगता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे बहुत दुख दिया था। चेरी कहती है कि वो सब पुरानी बात है। तभी जियांग के पिता और बाकी दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जियांग चेरी के साथ सुरक्षित है, तो सभी को राहत मिलती है। दूसरी तरफ जियांग की मां गुस्से और दुख की हालत में खुद गाड़ी चलाकर जा रही होती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में चेरी जियांग के माता पिता के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंचती है। वो जियांग को अपने साथ बाहर ले जाती है। जियांग अपनी माँ से बिना पूछे चेरी के साथ चला जाता है, जिससे उसकी माँ फिर परेशान हो जाती है। बाहर जियांग चेरी से पूछता है कि वो उसे किस तरह का इंसान बनते देखना चाहती है। चेरी कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि जियांग हमेशा खुश रहे और अपनी पसंद की जिंदगी जिए। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होता है क्योंकि यही उसकी दिल की इच्छा थी। जियांग कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाता, जबकि चेरी स्कूल जाती रहती है। लियांग बार बार चेरी से पूछती है कि जियांग कब वापस आएगा, लेकिन चेरी कहती है कि उसे नहीं पता। उधर जियांग अपने पिता से बात करते हुए कहता है कि वो चाहता है कि उसका बेटा अपनी पसंद की जिंदगी जिए, लेकिन उसे चिंता है कि इससे उसकी माँ बहुत दुखी होगी। जियांग अपनी माँ के लिए खाना बनाकर अस्पताल जाता है। उसकी माँ हैरान होती है कि उसे खाना बनाना भी आता है, लेकिन जियांग साफ कह देता है कि अब वो अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जिएगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में उसका लाया हुआ खाना फेंक देती है। जियांग अब आगे की पढ़ाई विदेश में करना चाहता है। वो जिस विषय को सबसे ज्यादा नापसंद करता है, उसी में अब तक उसने सिर्फ अपनी माँ की वजह से प्रतियोगिताएं दी थी, क्योंकि वो विषय उसके मर चुके बड़े भाई का पसंदीदा था। उसकी माँ हमेशा छोटे बेटे के जरिए बड़े बेटे के सपने पूरे करना चाहती थी, जिससे जियांग अंदर से बहुत थक चुका था। अब वो विदेश जाकर आगे पढ़ना चाहता है और अपनी जिंदगी खुद तय करना चाहता है। ये बात वह अपने कजिन को बताता है, जो उसका सबसे करीबी इंसान है और जिसके सामने वह अपने मन की सारी बातें कह पाता है। जियांग विदेश जाने वाली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। एक दिन स्कूल में एक लड़का उसे उन किताबों से पढ़ते हुए देख लेता है और तुरंत चेरी को बता देता है कि जियांग विदेश जाकर पढ़ने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर चेरी बहुत दुखी हो जाती है और जियांग से बिना बात किए वहां से चली जाती है। जियांग को पता चलता है कि चेरी उससे नाराज है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो खुद चेरी को अपने इस प्लान के बारे में बताना चाहता था। उसका इरादा था कि अगर चेरी उसके साथ विदेश जाना चाहे तो वो उसे भी अपने साथ ले जाएगा, और अगर चेरी नहीं जाना चाहती तो वो अपनी इच्छा छोड़कर यही रुकने के लिए भी तैयार था। जियांग चेरी को समझाने उसके पीछे जाता है, लेकिन चेरी पहले ही क्वीन के पास जाकर शिकायत कर रही होती है कि जियांग ने उससे बिना बताए विदेश जाने का फैसला कर लिया। क्वीन उसे समझाती है कि शायद जियांग ने जानबूझकर बात नहीं छिपाई थी, बल्कि उसे सही मौका नहीं मिला होगा। लेकिन चेरी फिर भी बहुत दुखी होती है। जब क्वीन पूछती है कि बाकी दोस्तों को भी तो जियांग ने नहीं बताया, फिर उसे ही इतना दुख क्यों हो रहा है, तो चेरी तुरंत कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है और जियांग को ढूंढने चली जाती है। वहां से चेरी के जाने के बाद जियांग उसके पीछे जाता है और दोनों अकेले बात करते हैं। जियांग बताता है कि करीब 8 साल पहले से ही उसका सपना विदेश जाकर पढ़ने का था, लेकिन उसे डर था कि उसके माता पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे। वो सिर्फ 3-4 साल के लिए विदेश जाना चाहता है, हमेशा के लिए वहां बसना नहीं।
वो चेरी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, लेकिन चेरी अभी कोई फैसला नहीं कर पाती। वो यही रहकर पढ़ने का फैसला करती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि जियांग पढ़ाई पूरी करके वापस जरूर आएगा। जियांग के जाने से पहले चेरी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। सभी दोस्त मिलकर उसी गांव जाते हैं जहां वे बचपन में साथ रहते थे। चेरी बार बार पूछती है कि क्या वो वापस आएगा, तो जियांग कहता है कि पढ़ाई के बाद वो सबसे पहले उसी के पास लौटेगा। वो चेरी को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी मदद करता है और उसके मुश्किल टॉपिक समझाता है। जियांग के जाने से पहले चेरी का 18वां जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो उसके लिए हील्स और लिपस्टिक गिफ्ट करता है। चेरी हमेशा फ्लैट चप्पल पहनती थी, लेकिन जियांग को लगा कि 18 साल की उम्र में वो थोड़ा तैयार होना पसंद करेगी। ये सोचकर गिफ्ट देने से चेरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चेरी जियांग को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। वो उससे जल्दी पढ़ाई पूरी करके लौटने, उसे इंतजार न करवाने और बीच बीच में संपर्क में रहने का वादा लेती है। जियांग के जाने के बाद चेरी खुद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगती है। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती है, लेकिन धीरे धीरे जियांग के मैसेज और कॉल कम होने लगते हैं। चेरी को लगता है कि शायद पढ़ाई की व्यस्तता की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उसके दोस्त भी उसे समझाते हैं। इसी दौरान जियांग के परिवार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। शेयर मार्केट और दूसरे निवेशों में लगाए पैसे डूब जाते हैं। जिस परिवार को कभी चेरी के परिवार से बेहतर होने का घमंड था, अब उसकी हालत चेरी के परिवार से भी खराब हो जाती है। लेकिन चेरी को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि उसके माता पिता उसके सामने ये बात करते ही बातचीत रोक देते हैं। चेरी एंट्रेंस एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लेती है और खुशी में जियांग को मैसेज करती है। उसका रिप्लाई देर से आता है, जिससे वो थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ समय बाद जियांग का मैसेज आता है तो वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब जियांग के वापस आने का समय भी करीब है। वो उसके लिए खाना लेकर उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां घर बंद मिलता है। पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से उसे पता चलता है कि जियांग का परिवार कर्ज की वजह से घर छोड़कर कहीं और चला गया है। ये सुनकर चेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे डर होता है कि जियांग अब वापस आया तो कहाँ रहेगा और कहीं वो इस शहर में लौटेगा भी या नहीं। इसके बाद वो रोज जियांग के पुराने घर के पास जाकर उसे ढूंढती रहती है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे उसी बंद घर के सामने जियांग दिखाई देता है। चेरी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे जियांग के वापस आने की कोई खबर नहीं थी। वो उससे शिकायत करती है कि उसने उसे पहले फोन या मैसेज क्यों नहीं किया। जियांग बताता है कि वो उसे सरप्राइज देने आया था और अब कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। ये सुनकर चेरी बहुत खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। जियांग कहता है कि उसे भूख लगी है और वो चेरी की माँ के हाथ का स्पेशल खाना बहुत मिस कर रहा था। चेरी उसे घर ले जाती है और खाना गर्म करने चली जाती है। उसकी माँ भी जियांग के आने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और खाना बनाने में उसकी मदद करती है। लेकिन कुछ देर बाद चेरी ऊपर जाकर देखती है तो जियांग वहां नहीं होता। उसका बैग भी नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि जियांग उससे झूठ बोलकर कहीं चला गया है। वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है और उसके माता पिता भी उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। चेरी को यह भी नहीं पता होता कि जियांग जाते समय उसका एक पेंडेंट चुपचाप अपने साथ ले गया था। समय बीतता है और एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद चेरी और उसके दोस्तों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई का मौका मिल जाता है। सभी अपने परिवारों के साथ एडमिशन पार्टी करते हैं, लेकिन चेरी जियांग को याद करके अंदर से बहुत दुखी रहती है। वहाँ उनका एक सीनियर लड़का आता है जो विदेश में पढ़कर वापस आया था। जब वो विदेश में पढ़ाई की मुश्किलों और वहाँ होने वाले स्ट्रेस के बारे में बताता है तो चेरी को जियांग की और भी ज्यादा याद आती है। वो सोचती है कि जियांग भी शायद विदेश में इसी तरह संघर्ष कर रहा होगा और पता नहीं इस समय कहाँ होगा। क्वीन चेरी को समझाती है कि अब उसे जियांग को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। वो कहती है कि अगर जियांग को सच में उसकी चिंता होती तो वो कम से कम एक बार उससे संपर्क जरूर करता। अब जब वो ऐसा नहीं कर रहा तो चेरी को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि क्वीन मजाक में उसे यू को डेट करने की सलाह देती है। चेरी ये सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है कि यू सिर्फ उसका दोस्त है। इसके बाद चेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए घर से दूर हॉस्टल चली जाती है। शुरुआत में उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वो पहली बार अपने परिवार से दूर रह रही थी। कॉलेज शुरू होने से पहले उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाकी दोस्त बहाने बनाकर ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेरी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करती है। हॉस्टल में उसकी रूममेट्स उससे बड़ी लड़कियां होती है। शुरुआत में उनकी बातें सुनकर चेरी को लगता है कि शायद उन्हें उसका रूममेट बनना पसंद नहीं है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका गलतफ हमी थी। इसके बाद वो आराम से उनके साथ रहने लगती है। कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी चलती है। जियांग ने उससे अब तक संपर्क नहीं किया था, फिर भी चेरी उसकी नंबर पर अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें मैसेज करती रहती है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, फिर भी वो ऐसा करना बंद नहीं करती।
वही उसकी रूममेट्स की अलग अलग लव स्टोरी सुनकर उसे रिश्तों की कई सच्चाइयां समझ आने लगती है। किसी की कहानी दुखद होती है, कोई शादीशुदा आदमी से प्यार कर रही होती है, तो कोई अपने जरूरत से ज्यादा केयर करने वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी होती है। जब रूममेट्स चेरी की लव स्टोरी पूछती है तो वो बस इतना बताती है कि उसे बचपन से जानने वाले एक लड़के से प्यार है। एक दिन लाइब्रेरी में चेरी को कोई सरप्राइज देने आता है। उसे लगता है कि शायद जियांग वापस आया है, लेकिन वहाँ यू होता है। यू पायलट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और उसे कुछ समय की छुट्टी मिली थी, इसलिए वो चेरी से मिलने उसके कॉलेज आया था। वो असल में ये देखने आया था कि चेरी ठीक है या नहीं। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी चेरी की सीनियर रूममेट उन्हें देख लेती है। पूछने पर चेरी बताती है कि यू उसका बचपन का दोस्त है। यू के जाने के बाद रूममेट चेरी को कमरे में ले जाकर पूछती है कि क्या यही वो लड़का है जिसे वो अपना क्रश बताती थी। चेरी साफ कहती है कि यू उसका बचपन का दोस्त जरूर है, लेकिन जिस लड़के से वो प्यार करती है वो कोई और है। ये सुनकर उसकी रूममेट्स अब उसकी पूरी लव स्टोरी जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। चेरी के दोस्तों को डर था कि जियांग शायद किसी और रिश्ते में हो या उसकी शादी हो चुकी हो। फिर भी चेरी साफ कहती है कि वो किसी भी हालत में जियांग को ढूंढ कर रहेगी। उसकी दोस्त उसकी सच्ची और इतने सालों तक एक ही इंसान से प्यार निभाने की तारीफ करती है। इसके बाद चेरी जियांग की माँ को फोन करती है, लेकिन वहां से जवाब मिलता है कि अब उनका जियांग से कोई संपर्क नहीं है और उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वे चेरी को सलाह देती है कि अब उसे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चेरी हार नहीं मानती। पैसे की जरूरत होने पर वो एक सीनियर की ट्यूशन पढ़ाने वाली पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर देती है, ताकि पैसे जमा करके जियांग को ढूंढने जा सके। ट्यूशन पढ़ाते समय उसे एक बच्चा बताता है कि उसके माता पिता हमेशा उसके बड़े भाई को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सुनकर चेरी को जियांग याद आता है, क्योंकि उसे भी अपने बड़े भाई की तरह बनने के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ा था। इसी बीच दोस्तों के एक ग्रुप में जियांग के कहीं होने की एक छोटी सी खबर आती है। क्वीन और बाकी दोस्त तय करते हैं कि चेरी को अभी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उसे जियांग के बारे में जरा सी जानकारी भी मिलते ही वो अपनी पढ़ाई और करियर छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ेगी। क्वीन यू को भी चेरी से जियांग की कोई खबर शेयर न करने की हिदायत देती है। बाद में यू चेरी से मिलने आता है और उसके लिए केक लाता है। उसे जियांग के बारे में एक क्लू मिल चुका होता है, लेकिन वो चेरी को बताने से रुक जाता है। उसके जाने के बाद क्वीन भी चेरी से मिलने आती है। दोनों केक खोलते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यू और क्वीन एक ही केक लेकर आए होते हैं। क्वीन अब अपने प्यार को पीछे रखकर चेरी और यू को साथ देखना चाहती है, क्योंकि दोनों उसके सबसे खास दोस्त हैं और वो उनकी खुशी चाहती है। उधर यू भी चेरी की खुशी के लिए जियांग को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे सोशल मीडिया पर जियांग की एक फोटो मिलती है और वह उस फोटो से जुड़े पते तक पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि फोटो में दिख रहा जियांग उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया था। यू आखिरकार उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जियांग की हालत देखकर हैरान रह जाता है। जियांग अब पहले जैसा नहीं रहा था। परिवार से अलग होने और आर्थिक परेशानियों के बाद वो बहुत संघर्ष कर रहा था। वो अलग अलग काम करता था। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। यू उसे समझाता है कि चेरी आज भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती और उसे ढूंढने के लिए बेचैन है। वो कहता है कि चेरी चाहे जितने साल इंतजार करे, जियांग को ढूंढती रहेगी, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि चेरी उसे इस हालत में देखे। वह यू से ये भी कहता है कि वह चेरी को उसके बारे में कुछ न बताए। फिर यू चेरी से मिलने जाता है। वो उसे प्रपोज करने का सोचता है, लेकिन ये जानते हुए कि चेरी के दिल में अभी भी जियांग है, वो अपनी बात नहीं कह पाता। जाते समय वो अपना पर्स वही भूल जाता है। चेरी जब पर्स लौटाने के लिए उठाती है तो उसमें उसे कई साल पुरानी उनकी एक फोटो मिलती है। फोटो को इतने सालों तक संभाल कर रखने से चेरी को एहसास होता है कि यू भी उसे उतना ही प्यार करता है। फिर भी उसके दिल में जियांग ही होता है। यू आखिरकार चेरी को जियांग के बारे में सब बता देता है। वो बताता है कि जियांग कहाँ है और वो उसे वहां जाकर मिल सकती है। ये सुनकर चेरी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत जियांग के पास जाने की तैयारी करती है। दोस्त उसे रोकते हैं और डराते हैं कि अगर जियांग ने उसे स्वीकार नहीं किया या वो किसी और रिश्ते में हुआ तो उसका दिल टूट सकता है। लेकिन चेरी कहती है कि उसे जियांग से मिलना ही है। चेरी हांगकांग पहुंचती है और यू के बताए पते पर जाती है। वहां जियांग के बॉस से मिलकर उसे उसके छोटे से अपार्टमेंट का पता मिलता है। अंदर पहुंचते ही चेरी हैरान रह जाती है। जगह बहुत छोटी, गंदी और बिना किसी सुविधा के होती है। फ्रिज में खाना तक नहीं था, सिर्फ थोड़ा पानी था। वहां उसे अपना खोया हुआ पेंडेंट भी मिलता है, जिससे उसे समझ आता है कि जियांग उसे अपनी याद के तौर पर साथ लेकर आया था। वहां सिगरेट के पैकेट देखकर उसे और भी दुख होता है, क्योंकि जियांग को पहले कभी सिगरेट पीने की आदत नहीं थी। उसे समझ आता है कि जियांग अंदर से कितना टूट चुका है। कुछ देर बाद जियांग वापस आता है।
बॉस उसे बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। जियांग अंदर आता है और चेरी को देखकर हैरान रह जाता है। वो गुस्से में उससे कहता है कि उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन चेरी जाने से मना कर देती है और उससे अपने प्यार की बात करने लगती है। चेरी को देखकर जियांग के मन में डर पैदा होता है कि अगर वो फिर से उसके करीब आया तो उसकी वजह से चेरी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझकर उससे बेरुखी से बात करता है और बाहर चला जाता है। बाहर वो अपने बॉस से कहता है कि अगले दिन चेरी के लिए नाश्ता खरीद देना और उसे किसी होटल में शिफ्ट कर देना। बॉस हैरान होकर पूछता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के आने पर वो खुद क्यों जा रहा है। जियांग बहाना बनाकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर चेरी उसके पास रही तो वो खुद उसे छोड़कर नहीं जा पाएगा। अगली सुबह चेरी के दोस्त का फोन आता है। उसे पता चलता है कि जियांग की हालत अच्छी नहीं है और बाकी लोगों को उसके बारे में पहले से पता था, लेकिन क्वीन ने उन्हें चेरी को बताने से मना किया था। चेरी कहती है कि अब वो खुद जियांग को वापस लेकर आएगी। तभी जियांग का बॉस नाश्ता लेकर आता है और चेरी से होटल जाने को कहता है। चेरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक जियांग खुद वापस नहीं आता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बॉस उसे समझाता है कि अगर वो यही रही तो जियांग शायद वापस ही ना आए। तब चेरी पूछती है कि जियांग अभी कहाँ है और क्या वो उसे वहां ले जा सकता है। बॉस खाना खाने के बाद उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में चेरी को पता चलता है कि जियांग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि जियांग पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छा था। उसने विदेश की यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबरों से पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। अब वो कंस्ट्रक्शन के साथ ट्यूशन और दूसरे छोटे मोटे काम करता है, फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। चेरी साइट पर पहुंचकर दूर से जियांग को देख लेती है और जोर से उसका नाम पुकारती है। जियांग उसे देखते ही वहां से भागने लगता है। चेरी भी उसके पीछे दौड़ती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। जियांग उसे छोड़कर नहीं जा पाता और तुरंत उसकी मदद करने लौट आता है। उसे पता चलता है कि चेरी बहुत थकी हुई है। उसने ठीक से खाना नहीं खाया और पिछली रात भी उसे आराम नहीं मिला था। वो उसे क्लिनिक ले जाता है। चेरी वापस जाने से साफ मना कर देती है। उसे डर था कि अगर उसने जियांग को अकेला छोड़ा तो वो फिर कहीं चला जाएगा, इसलिए जियांग को मजबूरी में उसे अपने साथ रखना पड़ता है। अस्पताल में वह चेरी को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर भर्ती करवाता है। ये सुनकर चेरी बहुत खुश हो जाती है। वो जियांग से कहती है कि इतने सालों बाद भी उसने लिपस्टिक और हील्स पहनना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि सबसे पहले जियांग ही उसे इस रूप में देखे। ये सुनकर जियांग अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वो उससे कितना प्यार करती है ये उसकी हर बात से साफ दिखाई देता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाई, बल्कि उसे ढूंढते हुए वापस आई है। फिर भी जियांग अपनी मजबूरियों की वजह से उसे अपनाने से डर रहा है। कमरे में आने के बाद चेरी उसे दवाइयां देती है और पानी लेने के लिए भी अकेले बाहर नहीं जाने देती। उसे डर रहता है कि कहीं जियांग वापस न जाए। जियांग पानी लेकर लौट आता है। जब चेरी नहाने की बात करती है तो जियांग गंदे कॉमन बाथरूम को साफ करके उसके लिए तैयार करता है। बाथरूम के दरवाजे में कुंडी नहीं होती, इसलिए चेरी के नहाने तक वो बाहर से दरवाजा पकड़े खड़ा रहता है। उसकी हालत देखकर चेरी बहुत भावुक हो जाती है। नहाने के बाद चेरी उसे भी फ्रेश होने को कहती है। जब जियांग सामने आता है तो वो कहती है कि वो आज भी उसका वही पुराना जियांग है। जियांग कहता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बदल गया है। लेकिन चेरी कहती है कि वो कुछ भी कहे वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और जानना चाहती है कि उसकी जिंदगी में आखिर हुआ क्या था। जियांग बात करने से मना करके बाहर सोने जाने लगता है, लेकिन चेरी उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस जगह में उसे पहली बार घर जैसी सुरक्षा महसूस हो रही है। जियांग पूछता है, क्या ये घर है? तब चेरी कहती है कि घर कोई बड़ा या लग्जरी सेटअप नहीं होता, बल्कि उस इंसान के साथ सुरक्षित महसूस करना ही असली घर है जिसे हम प्यार करते हैं। जियांग के सो जाने के बाद चेरी उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। तभी वो नींद में उसका नाम लेता है और चेरी समझ जाती है कि जियांग भी उसे सपनों में देखता है। जियांग अचानक जाकर शर्मिंदा हो जाता है। चेरी फिर पूछती है कि उसने वापस आने का वादा करके भी इतने साल क्यों नहीं लौटे। जियांग जवाब दिए बिना चला जाता है। तब चेरी तय करती है कि वो जियांग के कजिन से बात करके सच्चाई पता करेगी, क्योंकि उसी ने जियांग के विदेश जाकर पढ़ने का इंतजाम किया था। चेरी जियांग के पीछे ही रहती है। आखिरकार जियांग उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। चेरी तुरंत उसे स्वीकार नहीं करती तो जियांग दुखी होकर कहता है कि उसे पता है उसने उसे बहुत दुख दिया है और इसलिए उसका गुस्सा जायज है। लेकिन चेरी कहती है कि अगर वो सच में उससे नाराज होती तो उसे ढूंढते हुए इतनी दूर क्यों आती। ये सुनकर जियांग को एहसास होता है कि चेरी सही कह रही है और वो उसे गले लगा लेता है। उस रात दोनों पार्क में काफी देर तक बातें करते हैं और अगले दिन सूर्योदय देखने साथ जाते हैं।
वहां जियांग वादा करता है कि अब किसी भी हालत में चेरी को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। चेरी उस वादे को रिकॉर्ड भी कर लेती है। फिर जियांग अपनी पूरी कहानी बताता है। जब वो विदेश पढ़ने गया था, उसी समय उसके परिवार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। उसके माता पिता ने स्टॉक मार्केट में काफी पैसे गंवा दिए और परिवार मुश्किल में आ गया। इसके बाद उसके माता पिता का तलाक भी हो गया। ऐसे हालात में जियांग के लिए विदेश में पढ़ाई जारी रखना मुश्किल था, क्योंकि उसे परिवार की आर्थिक मदद चाहिए थी। उसी दौरान उसका कजिन उसकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन उसकी जिंदगी में भी बड़ी मुसीबत आ गई। एक कर्मचारी को निकालने की वजह से उस कर्मचारी ने बदला लेते हुए उसके कजिन पर हमला कर दिया, जिससे वो बिल्डिंग से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जियांग वापस अपने देश आया और फिर विदेश नहीं गया। उसने अपने कजिन के परिवार और उसके इलाज की जिम्मेदारी संभालने के लिए काम शुरू कर दिया और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसी दौरान जब वो चेरी से मिला तो उसे लगा कि अगर वो उसकी जिंदगी में रहेगा तो चेरी भी उसकी परेशानियों में फंस जाएगी। इसलिए उसने बिना कुछ बताए खुद को उससे दूर कर लिया, ताकि चेरी अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। अब जियांग और उसके कजिन की पत्नी मिलकर उसके कजिन का इलाज और घर का खर्च चला रहे थे। तभी कजिन की पत्नी का फोन आता है कि अस्पताल में भर्ती कजिन वहां से गायब हो गया है। करीब 2 साल से उसका इलाज चल रहा था और उसके इलाज में काफी पैसे खर्च हो चुके थे। परिवार को अपनी कई चीजें बेचनी पड़ी थी और जियांग ने भी काम करके उसका इलाज जारी रखा था। आखिरकार वे उसे ढूंढ लेते हैं। कजिन गुस्से में कहता है कि उसके इलाज के लिए उन्होंने अपनी सारी मेहनत और पैसे क्यों बर्बाद किए। वो कहता है कि अगर उसे मरना है तो मरने दो, लेकिन उसकी पत्नी साफ कहती है कि वो उसे इस हालत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। यही वजह है कि उसने इतने साल तक उसका साथ दिया। जियांग भी इतने सालों से अपने कजिन और उसके परिवार के लिए यही कर रहा था। बाद में वो चेरी के साथ उसके कजिन से मिलने जाता है। वहां कजिन का एक कर्मचारी उसके बारे में बुरा बोलता है और कहता है कि अब वो काम करने की हालत में नहीं है, इसलिए उसे कंपनी में वापस नहीं लाना चाहिए। जियांग गुस्से में उसे मारने जाता है, लेकिन कजिन की पत्नी उसे रोककर उस कर्मचारी को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि जब तुम मुश्किल में थे तब इसी इंसान ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठाया था, फिर भी आज तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। इसके बाद कजिन की पत्नी जियांग और चेरी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। वो कहती है कि जियांग ने बहुत संघर्ष किया है, अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बिल देते समय उनका कार्ड काम नहीं करता। जियांग के पास भी पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए चेरी अपने पैसे मिलाकर बिल चुका देती है। वो कजिन की पत्नी से कहती है कि उसे ये बात मत बताना, क्योंकि वो उन्हें दिल से ट्रीट देना चाहती थी। जाते समय कजिन की पत्नी उन्हें एक लॉटरी टिकट देती है और नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देती है। चेरी समझाती है कि लॉटरी टिकट उनके भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, उम्मीद हमेशा बनी रहती है। बाद में उनका लॉटरी टिकट निकल जाता है और वे उस पैसे से जियांग के कजिन और उसकी पत्नी के लिए छोटा सा ट्रीट रखते हैं। जियांग बताता है कि अब वो जल्द ही वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। चेरी खुश होती है, लेकिन पूछती है कि इतनी मेहनत से की गई उसकी पढ़ाई का क्या होगा। जियांग कहता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ एक बार ही मिलती है, इसलिए वे अपने पुराने सपने को साथ मिलकर पूरा करेंगे। चेरी के वापस जाने से पहले जियांग उसे शॉपिंग पर ले जाता है। चेरी ने पहले उसकी पसंद के बारे में पूछकर उसके लिए लेदर जैकेट और कुछ चीजें खरीदने की सोची होती है, लेकिन जियांग कहता है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो सिर्फ 2 बातें कहना चाहता है। पहली, उनकी मुलाकात और उनका रिश्ता शुरू होने में चेरी के कजिन की वजह थी, इसलिए वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। दूसरी, चेरी के जाने से पहले वो उसके पसंद का खाना खुद बनाकर खिलाना चाहता है। ग्रोसरी खरीदते समय एक मजेदार गलतफ हमी भी होती है। काउंटर पर सिगरेट के साथ प्रोटेक्शन का पैकेट रखा होता है। जियांग उस पैकेट को देखता है, लेकिन चेरी को लगता है कि वो सिगरेट देख रहा है। वो कह देती है, अगर चाहिए तो एक ले लो। बाद में दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने क्या कह दिया है और दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में खाना बनाते हैं। तभी जियांग का बॉस भी वहां आ जाता है और चेरी उसे भी खाने के लिए बुला लेती है। खाना खाते समय जियांग के बॉस उन्हें बताता है कि जियांग ने यहाँ कितनी मुश्किलें झेली थी और चेरी से कितना प्यार करने के बावजूद उसने उससे दूर रहने का फैसला क्यों किया था। चेरी उसका शुक्रिया करती है। उस रात दोनों बहुत करीब आते हैं। चेरी ये बात क्वीन को बताती है तो क्वीन मजाक में कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। अगले दिन चेरी अपने देश वापस चली जाती है। उसे थोड़ी उदासी होती है, लेकिन उसे खुशी है कि जियांग जल्द ही उसके पास लौट आएगा। वापस पहुंचकर चेरी योविन को मैसेज करके बताती है कि वो और जियांग फिर से साथ आ गए हैं और इसके लिए उसे जियांग को धन्यवाद कहना चाहिए। ये देखकर योविन भी खुश होता है, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान यही चाहता है कि उसका पसंदीदा इंसान उसके साथ न होते हुए भी खुश रहे।
लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद उनका रिश्ता अच्छी तरह चलता रहता है। फिर एक दिन जियांग अचानक चेरी को सरप्राइज देने उसके देश वापस आ जाता है। चेरी को पता था कि वो लौटेगा, लेकिन उसे तारीख नहीं पता थी, इसलिए उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। 4 साल बाद भी दोनों खुशी खुशी साथ है। उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और दोनों के पास नौकरी है। अब वे लिव इन में रह रहे हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। एक दिन काम के बीच जियांग चेरी के साथ वेडिंग वेन्यू देखने जाने का वादा भूल जाता है, जिससे चेरी नाराज हो जाती है। लेकिन जियांग उनके रिश्ते की सालगिरह नहीं भूलता और उसे फूलों का बुके देकर सरप्राइज करता है। छोटी छोटी गलतियां दोनों मिलकर ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। बाद में चेरी एक टीचर बन जाती है और जियांग फाइनेंशियल एडवाइजर, योविन पायलट बन जाता है और बाकी दोस्तों को भी उनके पसंद के करियर मिल जाते हैं। क्वीन फैशन डिजाइनर बन चुकी है और उसने अपनी पसंद की कार भी खरीद ली है। जब सभी दोस्त मिलते हैं तो योविन के आखिरी फ्लाइट में किसी परेशानी की खबर सामने आती है। चेरी उस खबर से बहुत डर जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके दिल में आज भी योविन के लिए भावनाएं हैं। इसके बाद सभी दोस्त बीच पर जाकर साथ में समय बिताते हैं। वहां योविन जियांग को एक गिफ्ट देता है। जियांग पूछता है कि शादी में अभी कुछ दिन बाकी है, तो अभी गिफ्ट क्यों? योविन बताता है कि ये गिफ्ट नहीं, बल्कि चेरी के लिखे हुए पुराने खत हैं। क्लास के बच्चों ने उन खतों को फाड़कर पढ़ लिया था, लेकिन उसने उनमें से कुछ बचाकर रख लिए थे। अब उसे लगता है कि उन्हें देने का सही समय आ गया है, क्योंकि इन खतों के असली हकदार अब जियांग है। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है। योविन और क्वीन के बीच भी एक प्यारी बातचीत होती है। वे सीधे अपने प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन दोनों की एक दूसरे के लिए परवाह साफ दिखाई देती है। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में दोनों भी साथ आएंगे। इसके बाद चेरी और जियांग उसके घर जाते हैं। चेरी बताती है कि जियांग की माँ ने उसकी माँ से उसके पसंदीदा खाने की रेसिपी तक पूछी थी। जियांग के माता पिता अब अलग रहते हैं, लेकिन वो दोनों के संपर्क में है और उनसे पूरी तरह दूर नहीं हुआ। आखिरकार दोनों का शादी का दिन आ जाता है। जिस पल का उन्होंने इतने साल इंतजार किया था, वो आखिर उनके सामने है। जियांग को ऐसा पार्टनर मिला है जो उसे उसके अतीत के लिए जज नहीं करता, बल्कि उसकी पसंद और सपनों को पूरा करने की आजादी देता है। वहीं चेरी को भी उसका सच्चा प्यार मिल गया है, जो उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी बनाए रखे। इस तरह दोनों अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और यही इस ड्रामा की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।